नॉर्सेट की तैयारी में लगे हैं, तो चलिए आज फार्माकोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो अक्सर परेशान करता है, रेस्पिरेटरी ड्रग्स। आज इसे मिलकर एकदम आसान बना देंगे। सोचकर देखिए, एक ऐसी कॉमन रेस्पिरेटरी दवा है जिसके बारे में एक सवाल 97% नर्सिंग एस्पिरेंट्स को चकमा दे देता है। आखिर ऐसी कौन सी दवा है जिसका काम करने का तरीका इतने लोग गलत समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 3%, केवल 3% लोग ही आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड का सही मैकेनिज्म बता पाए। ये एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप है और आज हमारा मिशन यही है कि इस गैप को हमेशा के लिए भर दें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? एयरवे खोलने वाली दवाइयों से शुरू करेंगे, फिर सूजन को कंट्रोल करना, बलगम साफ करना और हाँ, सबसे जरूरी एग्जाम में आने वाले कॉमन ट्रैप्स। और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ड्रग्स की जो सांस की नलियों को चौड़ा करती हैं, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स। अब देखिए, एयरवेज को खोलने के दो मेन रास्ते हैं। एक तरफ हैं बीटा-2 एगोनिस्ट्स, जैसे कि सल्ब्यूटामॉल। ये अस्थमा के लिए फर्स्ट चॉइस है और एकदम फास्ट एक्शन दिखाते हैं। दूसरी तरफ है एंटीकोलिनर्जिक्स, जैसे इप्राट्रोपियम। ये सीओपीडी में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनका असर थोड़ा धीरे होता है। ये जो फ़र्क है ना, एस्थमा वर्सेस सीओपीडी, फास्ट वर्सेस स्लो, ये नॉर्सेट के लिए गोल्डन पॉइंट है। इसे ज़रूर याद रखना है। चलिए साल्बुटामॉल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये सीधे बीटा-2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, जैसे दिल की धड़कन बढ़ना या पोटेशियम का लेवल गिरना, लेकिन नॉर्सेट में जो सवाल बार बार आता है वो ये है, सबसे आम साइड इफ़ेक्ट क्या है? और उसका जवाब है ट्रेमर्स। जी हाँ, हाथों में कंपी या ट्रेमर्स। इसको बिल्कुल लॉक कर लीजिए। तो याद है शुरू में वो 97% वाला सवाल? उसका जवाब यहाँ है। इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड यानी एंटीकोलिनर्जिक्स सीधे ब्लड वेसल्स को डायलेट नहीं करते। नहीं, वो एसिटाइलकोलाइन को ब्लॉक करते हैं, जिससे जो बड़े एयरवेज हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो की टेकअवे क्या है? ये डायरेक्ट वैसोडाइलेटर नहीं है, बल्कि इसका असर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के जरिए होता है। यही वो पॉइंट था जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ठीक है, एयरवेज खुल गए। अब अगला स्टेप क्या है? इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन को कंट्रोल करना। चलिए देखते हैं इसके लिए कौन सी दवाएं हैं। इन्फ्लेमेशन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, पर इसमें भी दो तरह के प्लेयर्स हैं। एक है बेक्लोमेथासोन, जिसे इनहेल किया जाता है। सोच लीजिए ये एक स्नाइपर है जो सीधा आग यानी इन्फ्लेमेशन पर निशाना लगाता है, वहीं फेफड़ों में। दूसरे हैं प्रेग्निसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये सिस्टेमिक हैं, मतलब आईवी या मुंह से दिए जाते हैं और पूरे शरीर में जाकर असर करते हैं। एक और हीरो है इस कहानी में, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इनका काम बिल्कुल एक गेटकीपर जैसा है, जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये मास्ट सेल से हिस्टामिन को निकलने ही नहीं देते, मतलब एलर्जी की शुरुआत ही नहीं होने देते। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये प्रोफिलैक्सिस के लिए है, यानी बचाव के लिए। अस्थमा अटैक होने के बाद इनका कोई रोल नहीं है। ये फर्क एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रिवेंशन नॉट ट्रीटमेंट। अच्छा, अब आते हैं बलगम और खांसी पर। यहाँ 3 तरह की दवाएं हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, सिंपल रूल है। अगर सूखी खांसी है तो एंटीटसिस देंगे, जो ब्रेन में कफ सेंटर को शांत कर देते हैं। और अगर बलगम वाली खांसी है तो दो ऑप्शन हैं, म्यूकोलाइटिक्स जो गाढ़े बलगम को तोड़ देते हैं, और एक्सपेक्टोरेंट्स जो उसे पतला करके बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो सूखी खांसी वर्सेस बलगम वाली खांसी, यही इनका मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, अब हम आ गए हैं सबसे क्रिटिकल सेक्शन में। ये हैं एग्जाम के कॉमन ट्रैप्स। यहाँ पे एक छोटी सी गलती भी रैंक में बड़ा फर्क ला सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से। ये नंबर देखिए, शॉकिंग है ना? 92% एस्पिरेंट्स थियोफिलाइन टॉक्सिसिटी के लक्षणों को गलत पहचानते हैं। ये सिर्फ एग्जाम का सवाल नहीं है, ये मरीज की सेफ्टी का मामला है। इस गलती को आज हमें ठीक करना ही होगा। तो चलिए इसका रूल बना लेते हैं। थियोफिलाइन के लिए मैजिक नंबर है 10 से 20, यानी 10-20 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर। इस रेंज में सब ठीक है, ये थेराप्यूटिक है। लेकिन जैसे ही लेवल 20 को क्रॉस करता है, खतरे की घंटी बज जाती है। मरीज में बेचैनी, कंपी और दिल की धड़कन तेज होने जैसे टॉक्सिक लक्षण आने लगते हैं। तो 10-20 इसे याद रखना है। अच्छा, एक और सवाल। एक बहुत ही आम एंटीबायोटिक है जो इस थियोफिलाइन के लेवल को आसमान पर पहुंचा सकती है, यानी टॉक्सिक बना सकती है। सोचिए कौन सी हो सकती है वो? और जवाब है
एरिथ्रोमाइसिन। सोचिए, एक मरीज थियोफिलाइंस पर स्टेबल है, उसे इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने एरिथ्रोमाइसिन दे दी। अब क्या होगा? एरिथ्रोमाइसिन थियोफिलाइन के मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देगी। नतीजा, थियोफिलाइन का लेवल बढ़ता जाएगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये एक क्लासिक ड्रग इंटरैक्शन है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए, अब सब कुछ समेटने का वक्त आ गया है। ये है आपकी नॉरसेट के लिए फाइनल चेकलिस्ट। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन पॉइंट्स को एक बार जरूर देख लेना है। तो चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। सैल्बुटामोल का सबसे आम साइड इफेक्ट, ट्रेमर्स। एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म के लिए फर्स्ट लाइन, इनहेल्ड सैल्बुटामोल। थियोफाइलिन की थेरेप्यूटिक रेंज 10 से 20। थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी बढ़ाने वाली दवा, एरिथ्रोमाइसिन। एंटीट्यूसिव्स किसके लिए? सिर्फ सूखी खांसी के लिए। और सीओपीडी की फर्स्ट लाइन दवा, इप्राट्रोपियम। बस ये पॉइंट्स फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और आखिर में बस एक बात, देखिए, नॉरसेट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, लेकिन फैक्ट्स को रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है इनके पीछे का क्यों समझना। जब हम किसी दवा के मैकेनिज्म को दिल से समझते हैं, तब हम सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि हर रोज अपने मरीज की जिंदगी में एक पॉजिटिव फर्क लाते हैं, और वही एक सच्चे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की पहचान है। इस बात पर जरूर सोचना।